नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ADV50 के अंतर्गत जो इंटरव्यू चल रहा है, इस पर जो डॉक्यूमेंटेशन का पूरा वर्क है आपका, जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, विभिन्न तरीके के फॉर्मेट तैयार कराने हैं, उन सबसे संबंधित जो आप लोगों की क्वेरीज मेरे पास लगातार आ रही थी। और मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे पॉइंट जहाँ पर आपको संदेह है इसको भरने में या इन सबको पूरे को अरेंज करने में, तो उन पॉइंट्स में मैं आपसे बात करूँगा। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कोई ऐसा प्रश्न बचेगा नहीं जो आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर के परेशान करे या उलझन पैदा करे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट्स अरेंजमेंट करने की हम बात कर लें, तो जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसी तरह ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अगर एमफिल वगैरह है तो उसका, और नेट JRF या PhD, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की जीरोक्स कॉपी के 2 सेट आपको तैयार करने और सभी आपको सेल्फ अटेस्ट करके रख लेने। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न ये बढ़ता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे पास प्रोविजनल है, ओरिजिनल नहीं है अभी। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो जो आपके पास है उसको भी आप लगा दीजिएगा। आखिर में आपको एक सोल्यूशन बता दूंगा, तो उससे जो भी अगर थोड़ी बहुत कमी रह भी जाएगी तो वो सारी कंप्लीट हो जाएगी और आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 सेट जीरोक्स करके सेल्फ अटेस्ट करके आप तैयार कर लीजिए। अब नेक्स्ट में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, 3 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। 3 में एक जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके लास्ट इंस्टीट्यूट से, जहाँ से आपने लास्ट डिग्री ली है, वहाँ से आपको लेना है। लेकिन यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं। पहला कि सर मेरा जो लास्ट इंस्टीट्यूट है वो मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है या ओपन डिस्टेंस लर्निंग से किया है। जैसे सपोज दैट आप सिंपल MA और नेट है, उस कंडीशन में आपने जो MA किया है, सपोज दैट वो आपने इग्नू से किया है, ओपन यूनिवर्सिटी, या कहीं डिस्टेंस लर्निंग से कर लिया है या प्राइवेट कर लिया है, तो डिस्टेंस या प्राइवेट से करने पर आपको वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट हो सकता है कि ना मिले। अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूट से आपको जो है करेक्टर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप वहाँ के रेगुलर कैंडिडेट नहीं, रेगुलर जो है स्टूडेंट नहीं रहे। और जो अभ्यर्थी आपसे रेगुलर टच में नहीं रहा है, जो इंस्टीट्यूट आपसे रेगुलर टच में नहीं रहा है, ठीक है, तो वो फिर आपके करेक्टर के विषय में कैसे सर्टिफाइड कर सकता है। तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए आपका डिस्टेंस या ओपन लर्निंग से लास्ट इंस्टीट्यूट है, तो इस कंडीशन में आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है वो लास्ट जो रेगुलर इंस्टीट्यूट है, यानी अगर मान लीजिए MA है तो MA से पहले आपने BA अगर रेगुलर किया तो फिर वहाँ से आप ले लीजिए। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है कि आपको जो इंस्टीट्यूट का करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए वो लास्ट इंस्टीट्यूट से, तो लास्ट के साथ आप रेगुलर शब्द और जोड़ लीजिए, रेगुलर लास्ट रेगुलर इंस्टीट्यूट से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब दूसरा प्रश्न जो करेक्टर सर्टिफिकेट को लेके आता है कि दोस्तों सर आप हमें ये बता दीजिए कि संभ्रांत व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आता है, क्योंकि आपको जो 2 अन्य करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए वो संभ्रांत व्यक्ति के द्वारा निर्गत करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो संभ्रांत का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी समाज में एक थोड़ी सी रेपुटेशन है। तो इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं, मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूँ, यहाँ से आप बनवा लीजिएगा। ग्राम प्रधान, ठीक है, आपके मतलब ये जो चुनाव के द्वारा लोग होते हैं, ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत सदस्य हो गया, इसके बाद आपका जो है विधायक हो गए, सभासद हो गए, सांसद हो गए, इनमें से कोई अगर आपके टच में तो वहाँ से आप बनवा लीजिए। इसके अतिरिक्त जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज वगैरह के जो प्रिंसिपल हैं उनसे आप बनवा लीजिए। कोई प्रोफेसर आपसे टच में है तो आप उनसे बनवा लीजिए। गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उनसे आप बनवा लीजिए। यानी कुल मिला के कोई भी अगर गजटेड ऑफिसर है तो उससे आप बनवा सकते हैं, अपना करेक्टर सर्टिफिकेट मान्य होगा। अब फॉर्मेट को लेके भी ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर फॉर्मेट कैसा चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी ऐसा जो संभ्रांत व्यक्ति है वो अपने लेटर हेड पे ये लिख देता है कि मैं आपको इतने सालों से भली बात जानता हूँ, वो पहचानता हूँ, और आपका जो चरित्र है वो उत्तम है और मैं इनका रिश्तेदार नहीं हूँ, अगर इतनी भी लाइन लिख के उन्होंने साइन मोहर लगा के दे दिया तो आपका चरित्र जो है सर्टिफाइड हो गया। तो आप एक लेटर हेड पे ले सकते हैं। दूसरा रीज़न, आप अगर फिर भी लेटर हेड नहीं है तो उस कंडीशन में आप ये कीजिए कि इंटरनेट पे डालिए करेक्टर सर्टिफिकेट, वहाँ पे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, कोई भी फॉर्मेट का आप प्रिंट आउट ले लीजिए, वो भर के जाके किसी भी व्यक्ति के पास ऐसे चले जाइए
जो संभ्रांत व्यक्ति जिसका उल्लेख अभी मैंने इससे पहले किया हुआ, वहाँ जाकर उनसे साइन और मोहर साइन करा लीजिए, मोहर लगवा लीजिए उनकी। तीसरा तरीका, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते फॉर्मेट के लिए, तो आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान में चले जाइए, 1 या 2 रुपये का एक फॉर्मेट वो दे देंगे, उनसे कह दीजिए कि हमें चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट चाहिए, 1 या 2 रुपये में आपको फॉर्मेट दे देंगे, उसको आप भर के ले जाइए और जिस अधिकारी के पास या जिस भी संभ्रांत व्यक्ति के पास जा रहे हैं उनको दे दीजिए, उनसे साइन करा लीजिए और मोहर लगवा लीजिए। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि संभ्रांत व्यक्ति क्या, ये भाई दूसरे तरीके के कोई व्यक्ति हैं क्या, कोई स्पेशल व्यक्ति हैं जिनसे हमें करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो आपको बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सोचना है। कोई भी गेस्टेड अधिकारी हो, आपका प्रधान हो, सभासद हो, विधायक हो, जो चुन के लोग आते हैं उनमें से कोई हो, उनसे आप जो है आसानी से जाके अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट की बात होगी। अब अगला प्रश्न है, जो बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए, एनेक्सर दिए गए हैं 1 से 7 तक, आपने देखा होगा, उसमें भी आप लोगों की लगातार क्वेरी आ रही है। तो चलिए एक एक एनेक्सर भी चल के हम देख लेते हैं और आपको सारा कुछ क्लियर कर देते हैं, तो जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें भरने में। तो एनेक्सर में देखिए आते हैं परिशिष्ट 1, जो कि संबंधित है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र। देखिए एक फॉर्मेट दे दिए गए, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि सर इसी फॉर्मेट में बनवाना है। तो देखिए जो भी जाति प्रमाण पत्र हैं वो जिस संस्था के द्वारा भी जारी किया जाएगा, जैसे कि चाहे जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जा रहा हो, या अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जा रहा हो, या सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जा रहा हो, या तहसीलदार द्वारा जो है जारी किया जा रहा हो, वहाँ पे खुद का एक अपना फॉर्मेट होता है। आप आवेदन करेंगे तो वो लोग अपने ही फॉर्मेट पे आपको देंगे। तो कुल मिला के आपको इस फॉर्मेट के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है। आपके पास जो भी जाति प्रमाण पत्र है जो आपको मिला हुआ है संस्था से, ठीक है, संबंधित या सक्षम अधिकारी से, उसको आप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सिमिलरली ओबीसी का सर्टिफिकेट है, इसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है। फॉर्मेट जरूर आपको दे दिया गया, आप प्रयास कर लीजिए, अगर आपको इस पर बना के दे देना अच्छी बात है, नहीं तो जो भी फॉर्मेट आपको वहाँ से मिला हुआ प्रमाण पत्र आपको वही लगाना है। क्योंकि देखिए ऐसे आप अपने घर में तो बनाते नहीं, और ना आपके कहने से कोई आपको ये फॉर्मेट बना के देगा, उनका जो भी एक प्रारूप होता है उसी को फॉलो करते हैं, और उस फॉर्मेट में भी ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो अभी आप इस फॉर्मेट में दे रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यही लगभग फॉर्मेट होगा, यही मिलता है। अगर इससे कुछ अंतर भी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो फॉर्मेट आपको वहाँ संस्था से मिला है उसी को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, दे देना है। अब ये अगला है परिशिष्ट 4, महिला अभ्यर्थियों के लिए। इसमें भी बहुत सारी महिलाएं काफ़ी जो है संदेह की स्थिति में रहती है कि इसको भरें या ना भरें। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्मेट है ये कह रहा है कि अगर आप महिला विद्यालय में अपनी नियुक्ति नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपकी नियुक्ति केवल पुरुष विद्यालय में ही हो, तो आप इसको भर दीजिए। आप ये बताइए कि अगर महिला विद्यालय में आप नहीं भरेंगे तो केवल पुरुष विद्यालयों के अगेंस्ट फाइट करेंगे, तो आपकी तो संख्या जो है सीमित हो गई ना, अवसर आपके सीमित हो गए। क्योंकि इस बार महिला रिजर्वेशन भी है, तो जो महिला अभ्यर्थी वो केवल पुरुष अभ्यर्थी की जितनी सीट है उसमें ना होकर, मान लीजिए किसी कैटेगरी में किसी विषय में 30 पद पुरुष के हैं और 6 महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं, तो टोटल अभी क्या है कि अगर आप कोई महिला अभ्यर्थी इस फॉर्मेट को नहीं भरती तो वो 36 पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। अगर उन्होंने भर दिया कि नहीं भाई हमें महिला विद्यालय में नहीं अपना ज्वाइनिंग चाहिए, तो उस कंडीशन में आपकी जो दावेदारी है वो 30 पदों तक सीमित हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई महिला अभ्यर्थी इस फॉर्मेट को भरेगी, तो आप निगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कौन सी महिला अभ्यर्थी इसको भरेंगे? सपोज दैट कोई ऐसी महिला अभ्यर्थी है जिन्होंने पिछले विज्ञापन में नियुक्ति पा ली है, परंतु ये नियुक्ति उन्हें किसी महिला विद्यालय में मिली हुई है। अब उन्होंने अगेन जो है इस बार अप्लाई किया और फिर से नाम आया, और वो ये चाहते हैं कि हमें विद्यालय जो हमारे घर के पास मिल जाए, और उनके घर के पास में कोई महिला विद्यालय ना हो कि केवल पुरुष विद्यालय। तो ऐसे महिला अभ्यर्थी जो है नो डाउट इसको भर सकते हैं, और इस तरीके से उनको कॉलेज चॉइस में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। तो ये हो गया। तो आई होप कि मुझे नहीं लगता कि महिला अभ्यर्थियों को इसको भरना चाहिए, बाकी आप देख लीजिए इसको। शपथ पत्र, ये इसमें देखिए शपथ पत्र जो परिशिष्ट 5 में, इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है कि सर इसको क्या कोर्ट से बनवाना है। तो आपको बता दें कोई कोर्ट से नहीं इसको बनवाना है। पिछली बार भी ऐसा हो रहा था, किसी के A4 साइज में अपना प्रिंट ले लेते थे और यहाँ प्रार्थी जो लिखा यहाँ पे आप अपने साइन कर दीजिए और ऐसे ही ये जमा हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और इस बार 40 से ADV 50 में भी मेरी अभ्यर्थियों जो बात हुई है, कोई इस शपथ पत्र को वो जो है आपके स्टैम्प पर नहीं ले रहे हैं। अच्छा, स्टैम्प पे बात आई तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए
आप कोशिश कीजिएगा कि 10 रुपये के 2 स्टैम्प जो है आते हैं, जो उनको खरीद के अपनी फाइल में आप लगा लीजिएगा अपने नाम से, और उनको लगाए रखिएगा इंटरव्यू के दौरान। अगर कहीं पर आपकी बात कोई फंसती है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीट नहीं है, या ऐसी कोई दिक्कत नज़र आपको आ रही, तो उस कंडीशन में उस स्टैम्प का आप यूज़ कर लीजिएगा, उसे निकाल के उसे लिख के दे दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आपको होने वाली होगी। क्योंकि स्टैम्प तो आप जानते हैं काफ़ी मजबूत माना जाता है, कहते नहीं कि आप हमें स्टैम्प में लिख के देंगे, तो आप तो स्टैम्प में लिख के दे देंगे। अगर इस तरह कोई दिक्कत आती है तो सिंपल दो, मेरी देखिए वो आपसे मांगा नहीं जा रहा, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि वहाँ पे आपको स्टैम्प की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप 2 लेके अपनी फाइल में लगा के ब्लैंक रख लेंगे, तो हो सकता है कि अगर इस तरह कोई दुविधा हो तो वहाँ पर वो आपके काम आ जाए। कुल मिला के इससे क्या होगा कि अगर आपको जो मन में एक डाउट चला करता है ना कि अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हुआ, कहीं रोक दिया गया, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपकी इंटरव्यू पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपका दिमाग तो डॉक्यूमेंट्स में पूरा लगा हुआ है। तो अगर इस तरह से कोई एक आधा स्टैम्प आप डाल के रखेंगे अपने पास, तो अगर इस तरह कोई दिक्कत आएगी तो आप वहाँ लिख के दे सकते हो, और आपको जो एक मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा सा मजबूती मिलेगी माइंड को, तो आप चाहे तो लेके रख सकते हैं। अब इसके बाद अगला है टू हुम सो यूर इट में कंसर्न, ये पीएचडी से संबंधित है। देखिए पीएचडी का एक सर्टिफिकेट है जो आपको भर के देना है। आपको भर के क्या देना है, ये रजिस्ट्रार से बनवाना है, और हो सकता है कि ये फॉर्मेट पर आपको रजिस्ट्रार ने ऑलरेडी ये बना के दे रखा हो। तो अगर आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रार के द्वारा जो है ये जो फॉर्मेट है बन के मिला हुआ है, 19-20 अगर डिफर है तो भी चलेगा, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप इसको बनवा लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि ये फार्मेट आप रजिस्ट्रार को सबमिट कीजिएगा। अगर वो फार्मेट इस पर दे देते हैं बना के तो अच्छी बात है। अगर यूनिवर्सिटी का एक अपना अलग फार्मेट होगा तो निश्चित तौर पे फिर आपको ये फार्मेट ना देके वो अपने फार्मेट में बना के देंगे, तो उससे भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि जो इसमें लिखा है वही आपको उसमें भी लिख के देंगे। जैसे दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट मिस्टर मिसेज सन डॉटर वाइफ ऑफ श्री वाज अवार्डेड PhD DPhil डिग्री इन द सब्जेक्ट ऑफ ऑन द टॉपिक्स, यहाँ पे आपका टॉपिक्स आ जाएगा विद द एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा, बाय दिस यूनिवर्सिटी इन द ईयर, यहाँ पे ईयर आ जाएगा, एज पर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स हिज हर PhD DPhil डिग्री इज इन अकॉर्डेंस विद द UGC मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ MPhil PhD डिग्री रेगुलेशन 2009 या 2016, जो भी रेगुलेशन होगा वो लिख देंगे, तो आप इसको बनवा लीजिएगा। और अंत में जो परिशिष्ट शास्त्र है इसको तो आपको स्वयं भर के सबमिट करना है। अगर आपकी PhD डिग्री है तो मैं डॉक्टर पुत्र पुत्री ने डॉक्टर उपाधि नामांकन संख्या पे भरना, विषय भरना, शीर्षक भरना, ने विश्वविद्यालय का नाम, तो यहाँ विश्वविद्यालय का नाम आपको लिख देना। से विज्ञापन 50 में आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2021 से पूर्व को उपाधि प्राप्त की है। देखिए यहाँ पे एक तिथि है, ये तिथि है कि अगर ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD 8 जुलाई 2021 के बाद हुई है उनको ये सबमिट नहीं करना। रीज़न देखिए क्या होता है कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक मांगी जाती है, तो अगर आवेदन की अंतिम तिथि तक आपको डिग्री अवार्ड हो गई थी तो आपको ये भर के देना है, अन्यथा की कंडीशन में इसको देने की आपको ज़रूरत नहीं है। उक्त कथन में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो आयोग को मेरा अभ्यर्थन समाप्त करने का अधिकार होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं मेरी होगी। तो यहाँ पे आपको जो सारे सिग्नेचर वगैरह देके सबमिट कर देना है। तो कुल मिला के दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने जानकारी आपके साथ शेयर की है इससे आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे, और आपके माइंड में सब कोई क्वेश्चन नहीं होगा फॉर्मेट को लेकर या डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने को लेकर। तो दोस्तों हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।